आप जब इस बात को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके देश के साथ कितना दुर्व्यवहार हम लोगों के साथ किया गया है। लोग कहते हैं कि अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इज इट ट्रू? 204 कंट्री हैं, 204 देश हैं इस वर्ल्ड में, जिसमें से मात्र 11 कंट्री ऐसी हैं जहां पर इंग्लिश बोली अथवा समझी जाती है। मात्र 11 कंट्री। तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज तो हो नहीं सकती। और आप देखिए हमारे यहां पर जो भी अपने आप को थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, उनका एक वर्ड जब 4, 5, 10, 20 पढ़े लिखे लोग समझते हैं तो उनमें एक चीज होती है, हिंदी बोलने में मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अंग्रेजी बोलने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी बोलने में अगर मिस्टेक हो गई तो पकड़े जाएंगे कि गंवार हैं, देहाती है। और अगर हिंदी बोलने में, संस्कृत तो हमने छोड़ी दी, जैसे संस्कृत तो हमारा दूर का हिस्सा है, उसको तो हम दूर कर दिया है बहुत ज्यादा, उसे हम याद नहीं करना चाहते। लेकिन हिंदी भी हमारी, आजकल के बच्चों से पूछो 66 का हिंदी करो कितना होगा। ये तमाम कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, इनसे पूछो 66 का हिंदी बताओ क्या है। 53 को क्या कहेंगे, 47 को क्या कहेंगे, हैं? कॉन्वेंट में पढ़े हो कि हिंदी में? अब तुम तो बोल ही लोगे फिर। कुछ लोग तो माई हिंदी इज लिटिल बिट वीक, इस शब्द का इस्तेमाल आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों के बीच में, जहां पढ़े लिखे लोग होते हैं वहां होता है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी लैंग्वेज। मैं हमेशा, आज सुबह भी मैं इसी विषय पे थोड़ा सा सोच रहा था, क्या अंग्रेजी सीखना या बोलना गलत है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लर्निंग एनी लैंग्वेज, लर्निंग एनी लैंग्वेज इज गुड, बट लिविंग आवर कल्चर इज वेरी डेंजरस। लिविंग आवर कल्चर इज वेरी डेंजरस। दिस इज not only for you, very very dangerous for coming generation. कल मुझे देखने को मिला एक बहुत गजब का सबूत, वो बैठी होंगी यहाँ, राजस्थानी परिधान में बैठी हुई एक देवी जी, और बड़े गजब से, बड़े प्यार से, हम और भाभी जी इत्यादि और वो भी खड़े थे, तो चर्चा चल रही थी। तो राजस्थानी परिधान पूरा वो पहना हुआ, झटाक से उनके मुंह से निकला, आई केम फ्रॉम राजस्थान। परिधान पूरा अपने कल्चर का, और इंग्लिश जुबान पे। दिस इज नॉट बैड, दिस इज गुड। आप इंग्लिश सीखिए, नो प्रॉब्लम, बट डोंट फॉरगेट योर कल्चर। आप अपने संस्कार, अपनी सभ्यताओं से दूर मत जाइए, क्योंकि जो कंट्री अपनी सभ्यता और संस्कारों से दूर चली जाती है वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। आपको बताता हूं एक बात, सुन के आप अचरज करेंगे। आप बताइए, हमारी कानून व्यवस्था किसने तैयार की? मालूम है किसी को? जिस कानून पे हमारा भारत देश चल रहा है, उस कानून की जो ड्राफ्टिंग की वो किसने की? मालूम है कि नहीं? उसकी ड्राफ्टिंग मैकाले ने की, और आज भी इसका नाम आप पढ़ेंगे आईपीसी। आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। और ऐसी एक आइलैंड कंट्री है, उसमें भी यही सेम कानून व्यवस्था है, पूरा यही ड्राफ्ट है, पूरा, जहां कॉमा और फुल स्टॉप का भी कोई अंतर नहीं है। हमारे यहां इसका मीनिंग निकालते हैं इंडियन पेनल कोड, और वहां पर अपनी कंट्री के नाम से इसी को आईपीसी का नाम दिया गया। कोई भी चेंजेज वहां पर नहीं।
आपको कितना मैं बताऊं उतना कम है। मैकाले ने जब ये व्यवस्था, कानून व्यवस्था हमारे भारत के लिए तैयार की, तो उसने अपनी संसद में ये बात कही थी कि मैंने ऐसा कानून भारत के हाथ में थमा दिया है जिसके आधार पे चलने के बाद किसी को भी उचित न्याय नहीं मिल सकेगा, किसी को भी नहीं। 64 साल 68 साल हमको आज़ादी हुए हो गए, आज भी 10 करोड़ से ज़्यादा केस कोर्ट में पेंडिंग है, 10 करोड़ से ज़्यादा रोज। अब देख लीजिए गरीबों को कहाँ न्याय मिलता है, बेचारे वो कभी इधर से इधर धक्का मार खाते रहते, कभी यहाँ कभी वहाँ, इसके बाद ये इसके बाद ये, ऐसा उन्होंने व्यवस्था कर दी। आप बताइए पहला शराब खाना कब खुला था, बताइए। भारत में पहला शराब खाना मतलब मदिरालय, आजकल क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बियर बार है, बार बोलते हैं, कि कब खुला था जरा बताइए पढ़े लिखे लोग। नहीं मालूम, मैं आप सबके लिए लेके आया हूं, व्यवस्था करके लाया हूं। 1758 में 1758 पहला मय खाना कोलकाता में खोला गया था, जहां सिर्फ अंग्रेज जाया करते थे। और आज वो 2009-2010 तक लगभग 25,500 जगह पर ये दुकानें खुल चुकी हैं, जहां पर मौत का सौदा आज हो रहा है हमारे देश में। जिस देश में गरीबी लोग कहते हैं वहां पानी पीना दुर्भर है, पानी नहीं मिलता, जल नहीं मिलता, वहां मदिरा मिल जाती है आसानी से। कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का कि यहां मदिरा प्राप्त करना आसान है लेकिन जल पाना मुश्किल है। उन्होंने एक खोला था, हमारे यहां अब कम से कम 25,500 मय खाने खुल चुके हैं। पहले तो आप बताइए अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, पक्का बुरा हुआ है। एक और चीज जो मुझे यहां व्यास गद्दी से नहीं बोलनी चाहिए लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, 1760 में कलकत्ता में पहला देवियों से जबरदस्ती देह व्यापार कराने का एक जगह पर व्यवस्था की गई थी, जहां पर 200 स्त्रियों को जबरदस्ती रखा गया था। और अब अगर हम बात करें तो कम से कम 20,80,000 देवियां मजबूरी में, मर्जी से या कुछ भी इस गलत कार्य में लिप्त हैं। यह है कल्चर टेररिज्म, ये हम पे थोपा गया है। हमारे बच्चों को अच्छी चीजों से वंचित किया गया है। हमारे बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं आता है लेकिन जॉनी जॉनी यस पापा आता है। और आप लोग जितने भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जानने वाले लोग हैं, आप लोगों के भी बच्चे उन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं जहां पर बच्चों को शायद हफ्ते में एक दिन, या बाइबल तो उन्हें रोज पढ़ाई जाती है, बाइबल उन्हें रोज पढ़ाई जाती है। और चर्च में भी आपके बच्चों को लेके जाया जाता है। आई एम नॉट अगेंस्ट, लेकिन मैं एक बात के अगेंस्ट तो जरूर हूं, जब चर्च में लेके जा सकते हो तो मंदिर में लेके क्यों नहीं जाते हमारे बच्चों को। मंदिर में भी लेके जाना चाहिए। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं या कहीं भी, पहला आग्रह, जितने भी हिंदू लोग अपना स्कूल चलाते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप भी अपने इस व्यवस्था को प्रारंभ कीजिए। दूसरा, जो यहां बैठे हैं उनको भी मैं, हमारे मोहन जी को मैं बार बार बड़ाई नहीं करूंगा, वो गुरुकुलम चलाते हैं। मैं फिर भी आपसे कहूंगा, जिस स्कूल में भी आप अपने बच्चों को डालें, पहले वहां सुनिश्चित कर लें कि कहीं वहां बाइबल तो आपके बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाइबल भी इंग्लिश में नहीं थी। ईसा मसीह इंग्लिश नहीं बोलते थे। कैन यू बिलीव दिस?
बताऊं कौन सी भाषा बोलते थे? नहीं, चलो छोड़ो, ज्यादा भी इनको उनको सर्च करने दो जिन बाइबल का पाठ पढ़ा रहे हैं, मैं क्यों करूं। लेकिन बता दूं, हमारी बंगाल की भाषा से मिली जुली उनकी भाषा थी। जो लिपि जिससे भाषा बनती वो हमारे बंगला जहां है वहां से मिली जुली भाषा उनकी है। बाइबल भी इंग्लिश में नहीं है, अब बना दी गई। तो आप सबसे मेरा एक आग्रह है, आप अपने बच्चों को और अपने आप को बचा के रखिए। अपने बच्चों को वहां पढ़ाइए जहां आपके राम और कृष्ण की चर्चा भी आपके बच्चों को सुनने को प्राप्त होती हो, जहां उन्हें भारत की सच्ची पहचान प्राप्त होती हो। कुछ गलत लोगों की वजह से आज हमारे भारत का जो नौजवान है वो गलत दिशा में जा रहा है। पर आप सबसे आग्रह है, माँ बाप बने हो तो जिम्मेदारी पूरी निभाना, अधूरी नहीं। हमें हो सकता है गलत इंफॉर्मेशन मिल गई हो, लेकिन हमारे बच्चों को गलत इंफॉर्मेशन ना मिले, इसकी फुलफिल जिम्मेदारी आपकी है। और आप तभी अच्छे माँ बाप कहलाएंगे जब अपने बच्चों को अच्छी भाषा, अच्छी सभ्यता और अच्छी संस्कार और अच्छा इतिहास, जो सच्चा इतिहास है, वो बताकर जाएंगे।